अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि 27वीं आईनी तरमीम शिकवार मंजूर हो चुकी है सेनेट से, अपर हाउस से, और 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। 64 अरकान सेनेट ने इस तरमीम के हक में वोट दिया, मुखालफत में किसी ने वोट ना दिया। अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, इसकी मुखालफत का ऐलान किया, तहरीक चलाने का ऐलान किया। लेकिन ये जो 64 वोट मिले, इसमें 2 वोट ऐसे हैं जो हुकूमत के नहीं थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बारे में खबर है कि वो अलील हैं, ज़ेर इलाज हैं, वो हाजिर नहीं हो सके। तो जो 2 वोट आए बड़े दिलचस्प हैं। एक तो सेनेटर अहमद खान खिलजी हैं, जिनका ताल्लुक JUIFA से है। ये वही साहब हैं जिनकी एक बड़ी मशहूर कारोबारी ठेकेदार कंपनी है ZKB, और ये दूसरी मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो ये वही ठेकेदार हैं जिनका हवाला नाम लिए बगैर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में जो ठेकेदारी के मामलात में, कंस्ट्रक्शन की मामलात में जो वहाँ पे मामलात रहे, उसकी निशानदही करते हुए वो नाम लिए बगैर जिस शख्स को मुखातिब करते, जिस कंपनी को मुखातिब करते थे, वो यही थे। अच्छा, दूसरे साहब जो हैं वो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू हैं। ये PTI के रहनुमा हैं, और इनके ऊपर लियाकत जतोई साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि शायद उन्होंने भी पैसों के एवज़ टिकट ली। 2021-22 में PTI ने टिकट दिया। हलीम आदिल शेख या साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। वो आज आए भी फ्लोर ऑफ द हाउस में, उन्होंने गुफ्तगू भी की। उनसे उनके अपने लोगों ने कहा कि आप वोट क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने वजाहत की कि वो फ़ौज के हक़ में वोट देने आए हैं, उन्हें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। 26वीं तरमीम के दौरान उनके साथ क्या हुआ उसका अहवाल भी बताया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपनी सीट से। तो गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने बड़ा मानी खेज़ अंदाज में कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको फिर सेनेटर मुंतखब करवा लेंगे। फिर बस खबर यह है कि BNP मैंगल की जो खातून सेनेटर है नसीमा एहसान, गालिबन उन्होंने भी वोट दिया है। यही वजह है कि अता मैंगल साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। अबड़ो साहब को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और तमाम जगहों से PTI की क़यादत ने माइनस कर दी है। इससे पहले कि वो कार्रवाई करते, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। अब बहुत जल्द ये कौमी असम्बली में भी तरमीम चली जाएगी, और वहाँ भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने का इम्कान है, क्योंकि वहाँ पे नंबर गेम हुकूमत के हक़ में है। इस तरमीम के ऊपर इसहाक डार साहब ने कहा कि ये मिसाक़े जमहूरियत का अधूरा एजेंडा है जो मुकम्मल हुआ। कैसे? इसमें अवाम के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है? और सेनेटर फैसल वाडा साहब क्यों कह रहे हैं कि 27वीं के बाद अब 28वीं भी आएगी? उसमें क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है 2 सीनियर सियासतदान हैं, जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब कानूनदान भी हैं, और जनाब इख्तियार वली साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। मैं ज़रा सबसे पहले चौधरी साहब जनाब इख्तियार वली साहब से मुखातिब हो जाऊँ। इख्तियार साहब, 2 वोट आपने लिए, एक सेनेटर अहमद खान खिलजी का और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू का। ये क्या ज़रूरत पेश आई और उनका ज़मीर कैसे जागा कि वो वोट आपके हक़ में दें? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ कि JUIFA के सेनेटर अहमद खिलजी या सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू, जिनका ताल्लुक PTI से है, ये आपको वोट देने पर क्यों मजबूर हुए? क्या वजह बनी कि इनका ज़मीर जाग गया और ये आपके हक़ में वोट दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, मजबूर तो कोई नहीं हुआ। अच्छा सर, फिर? अगर कोई आपके साथ एग्री कर जाता है, डायलॉग ही होता है, एक आपने किसी बंदे को कायल ही करना होता है जी। और अगर हम इसको यूं कह लें कि ज़मीर की आवाज़ भी कोई चीज़ होती है, इसके लिए तो प्रेसिडेंट मौजूद है। 2018 की असम्बली में आपने देखा था कि बड़े लंबे चौड़े लॉट को तब्दील करके वो कहते थे कि हमने ज़मीर की आवाज़ पे जो है तो लब्बे कहते वोट दिया है। तो हमने कौन से किसी को मजबूर किया? मजबूरी की तो बात कोई नहीं है। अगर कोई साथ आके मिलता है तो मेरे ख्याल में से कोई कबाहत नहीं है। हमने कौन सा अपना, हमारी कौन सी जाती कोई बारात हम लेके जा रहे थे। ये तो जो हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? आपका भी है, मेरा भी है, पूरे 24-25 करोड़ अवाम का है। ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारी है पार्लियामेंट, ये तो पूरे मुल्क की नुमाइंदा है। तो ये सेनेट भी है, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब ये देखेंगे कि एट लार्ज जो है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, इसका फायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को क्या होगा? यानी 2 सेनेटर्स जो हैं मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों से, वो वोट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा है। तो फिर ये आप जैसे जो दानिश्वर हैं, तज्ज़िया निगार, उन्हें एतराज़ क्या है? आप क्यों कहते हैं कि ये जमहूरियत है भला? नहीं, देखें ना, अवामुन नास भी इन्हीं का नाम है, ज़मीर भी इन्हीं का नाम है, हुकूमत भी इन्हीं का नाम है, मईशत भी इन्होंने अपना ही नाम रखा हुआ है। अच्छा, तो मुझे लगी हुई हैं।
तो ठीक है, अपना जिनके जागते हैं वो भी इन्हीं के लिए जागते हैं, जिनके सोते हैं उनके लिए भी, उनके भी इन्हीं के लिए सोते हैं। तो हो गया है बस। सैफुल्लाह अबड़ो जो है उनसे तो 26वीं तरमीम में भी इन्होंने वोट लिया था, खिलजी से भी वोट लिया था। तो उस वक़्त से जो है पीटीआई का तो कोई ख़ास राब्ता नहीं था उनसे। तो ये तो इनके अपने ही आदमी हैं, तो इन्हीं मुश्किल वक्त के लिए रखे हुए हैं, तो ये वोट भी लेते हैं और चोट भी करते हैं। आज सैफुल्लाह अबड़ो की जो तकरीर थी, उन्होंने कहा जी मैंने वोट किया और इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। तो भैया आप ना मजाक उड़ाने वाले काम करें तो घर बैठ जाओ, इज्जत से इस्तीफा दे दो। लेकिन इज्जत रास नहीं है, कोई मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। तो इन्होंने कहा जी अवामुन नास का वसी तर मफाद। नहीं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ, आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आपने भी इसकी शिकवार मुतालिया किया होगा, तो इसमें अवामुन नास के लिए क्या है? अर्जा, फौरी इंसाफ को, बेहतर रियासती बंदोबस्त को, बल्दियाती इदारे, क्या इसमें ऐसा नजर आया आपको? कुछ भी नहीं है इसमें जामी साहब। अगर तो देखें ना, अवाम से मुंतखब हुकूमत हो तो अवाम के लिए कोई बात करे ना, अवामी वोटों से आए हो तो फिर वो कोई अवाम के मफाद के लिए काम करे। तो ये जिनके वोटों से आए हैं या जिनकी सपोर्ट पे की चल रहे हैं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने फौरी इंसाफ करना था, लोगों के मुकदमे तो 82% तो नीचे हैं लोअर कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट्स में कौन सी इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं? हाई कोर्ट में कौन से रिफॉर्म्स लाई हैं? ये सीओडी का रौला डालते हैं। सीओडी की 16 मई 2006 की डॉन अखबार आप आर्काइव में से निकाल लीजिए नेट पे, आपको वो पूरा टेक्सचर नजर आ जाएगा। 6 साल के लिए वो कोर्ट बनानी थी और वो मुल्क में हाई कोर्टों से भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है सिर्फ उसने सुनने थे, और वो फिर डिस्कार्ड कर दी गई 18वीं और तरमीम में, क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई कि वो मुशर्रफ साहब के इक़दाम थे वो रिवर्स कर दिए, 17वीं तरमीम रिवर्स कर दी गई उसमें। लिहाजा उसको जो है वो आज 2025 में जजेस की ट्रांसफ़र भी किसी वजह से करी जा रही है ना। इनको आज़ाद मंच जज पसंद हैं, ये उनको जो है कुछ जजेस को सबक सिखाना है, जुडिशरी को सबक सिखाना है, उनको अंडरमाइन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट है, एपलेट कोर्ट है। और ये वाद मुल्क है जहाँ पे 4 एपलेट कोर्ट्स हैं, यानी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो ये तो आप एंड ऑफ लिटिगेशन तो आप इस तरह से होने नहीं दे। हमारे जो माशरे में जामी साहब लिटिगेशन है वो तो सबक सिखाने के लिए की जाती है, ये बदले उतारने के लिए। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हार्डली कोई 2% लोग आते हैं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन महंगी है। ठीक है, मैं जरा इसको बहस को आगे बढ़ाता हूँ। जरा इख्तियार साहब वापस तशरीफ ले आए, उनसे जरा बुनियादी सवाल जो हमारा था आज का वो उनकी खिदमत में रख लूँ। इख्तियार साहब, आपने एक तो कहा, जानना चाह रहा हूँ कि डार साहब का स्टेटमेंट है कि मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हुआ। दूसरा, अवाम के लिए इस तरमीम में क्या, और तीसरा नुक्ता भी जनाब चौधरी साहब ने आपकी खिदमत भेजा है, वो कहते हैं कि असल में इस तरमीम के जरिए आपने कुछ जजेस को सबक सिखाना है। नहीं यार, सबक किसी को कोई नहीं सिखाना, हम तो खुद इतना सबक सीख चुके हैं कि फासिल चौधरी साहब तो वकालत करते हैं, ये तो लोगों से फीस भी ले लेते हैं, अपना इनका तो काम भी है, अल्लाह इनके काम में बरकत डाले। लेकिन ये जिस चीज को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं, जो ये गर्दानते हैं, मुझे ये बताइए अजमल जामी साहब, क्या ये जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ को दवाम बख्शना वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी इकदामात को, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को सपोर्ट करना ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या ये जो वर्दी में रहते हुए आइन में तरमीम करने का इख्तियार देना परवेज मुशर्रफ को, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? क्या जो जस्टिस साकिब निसार ने हमारे साथ किया वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था? या जो उमर बंदियाल हमारे साथ करता आया है वो आजादी अदलिया थी, वो एक आजाद अदलिया थी? बिल्कुल नहीं। मैं एक तालिब इल्म के तौर पर कहता हूं कि नहीं, मैं एक तालिब इल्म के तौर पर कहता हूं, सारे इस मुल्क के साथ किया, क्या वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी?
इख्तियार वली साहब ने जवाब और दिया। उन जजेस के लिए निकला कौन काला कोट पहन के? मियां नवाज शरीफ साहब। जी, उस क्या वक्त कौन गया था इफ्तिखार जामी साहब चौधरी जिसने जिसने वर्दी में जामी साहब अमेंडमेंट? इख्तियार भाई सिर्फ एक जुमला आपकी इजाजत से, इख्तियार भाई सिर्फ एक, कि इफ्तिखार चौधरी जो कि उस बेंच में शामिल था जिसने मुशर्रफ साहब को वर्दी में आइन अमेंड करने की इजाजत थी, उसके लिए उसकी सपोर्ट के लिए कौन निकला था? फिर जरदारी साहब के खिलाफ कौन काला कोट पहन के गया था? आप साकिब निसार साहब को जज किसने लगाया था? वो किसके लॉ सेक्रेटरी थे? देखें तारीख को या फैक्ट्स तो ठीक रख लेना तो नहीं कह रहा हूँ कि बाकी आप लगाया आप जैसे मर्जी कहना। जी इख्तियार भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने लगाया था। एक तो आपकी आवाज कट जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो सिस्टम जिससे आप बड़े मुतमईन नजर आते हैं, उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके माथे पर कितने कलंक के टीके लगे हुए हैं। और अगर आज हमने क्या किया है, हमने कभी कोई अपनी पार्टी के सदर को इख्तियार थोड़ी दिया है कि आप किसी जज को अपॉइंट करो या उसकी आप तकर्री करो या उसका ट्रांसफर करो। ये वही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो आपके जजों को अपॉइंट करती है। अगर उनके पास उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और होती है, तो मेरे भाई मुझे ये बताइए, कमीशन की बात कर रहा हूँ, कमीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर वो कमीशन जो है, कमीशन उसका वो करे, उसको उसकी ट्रांसफर करे, तो उसमें कबाहत क्या है? तो मेरे ख्याल में इस पे बगैर किसी मतलब सॉलिड रीजन के, देखें अगर आपका एक निजाम हम मुयस्सर बनाने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में फैसल चौधरी साहब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम मैजिस्ट्रेसी सिस्टम को अलग करके नीचे लेवल पर जो इंतजामी मामलात और इंतजामी उमूर होते हैं और उसके फौरन हल तलब होते हैं, उसको लंबा लेने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए मैजिस्ट्रेसी सिस्टम की जरूरत है। ऊपर अगर आप आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 10% आपकी आईनी पिटीशंस होती हैं, लेकिन आपका वक्त इख्तियार साहब इस तरमीम से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यकीनी हो चुकी? कैसे आज़ादी अदालत को यकीनी बनाया गया है इस तरमीम से? ज़रा गाइड कीजिए अवामुन नास को भी और फैसल साहब को भी, क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं कि ये अनलाइक प्रीवियस रजीम्स जब अदलिया जो काम करती थी उससे मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि अदलिया को आज़ाद कर दिया गया, अदलिया को बेहतर कर दिया गया, अवामुन नास उसके फ़यूज़ बरकत समेटेंगे कैसे? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले इसके हक में ये इतना कहूंगा कि जुडिशल कमीशन जो 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 फॉरम इनकी अपॉइंटमेंट करता है उसी के पास इख्तियार चला गया है कि वो इसकी ट्रांसफर भी कर सकता है और उनके पास ये इख्तियार होगा। एक नीचे लेवल पर जो आपके मैजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल होगा तो आपको लोकल बाजारों के, दुकानदारों के, ट्रेड यूनियंस के, तलबा के जलूस वगैरह, ये सारी चीजें वो आपके मैजिस्ट्रेसी निज़ाम में 107 वगैरह के पर्चे वर्चे उधर ही फारिग हो जाएंगे। ऊपर आपके तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 6 मिलियन के करीब आपके केसेस जो हैं वो इंसाफ के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अब लोगों को स्पीडी जस्टिस मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं 26वीं तरमीम के वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं आता हूं फैसल साहब, 26 मैं आ रहा हूं फैसल साहब आ रहा हूं, फैसल साहब आ रहा हूं, मैं इख्तियार साहब की बात कह रहे थे कि ये जी बात पूरी कीजिए। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ये लोग कह रहे थे कि दे आर गोइंग टू अमेंड द 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मुझे बताइए क्या उसमें हुआ? बल्कि फिर पीटीआई उसका ये क्रेडिट लेती रही और बड़ा सीना चौड़ा करके कहते रहे कि हमने जो ये ड्राफ्ट ये लाए थे हमने उसको डी इंटेंसिफाई कर दिया। अब डी इंटेंसिफाई करके जो हम सिस्टम लाना चाह रहे थे आईनी अदालत, इन्होंने उसको आईनी बेंच बना दिया, तो वो छोटा होकर डी इंटेंसिफाई ही हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो आईनी मामलात होते हैं वो उसकी अलग। ठीक है फैसल साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे? फैसल साहब आपको क्या एतराज है, अनाउंस किया था, क्या एतराज है आपको जब इख्तियार साहब, मैं फैसल साहब की इनपुट भी ले लूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके दलाइल हैं वो फैसल फरीद चौधरी साहब सुन रहे हैं और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये दलाइल आप क्यों नहीं मानते? आपको क्यों शक व शुबा है? जुडिशल कमीशन ट्रांसफर करेगा जजेस की, उनको एम्पावर किया गया है, मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल होगा, इंसाफ मिलेगा अवामुन नास को, आपको फिर भी एतराज़ है इस तरमीम के ऊपर? नहीं सर, जो अख्तियार भाई ने बात की है मैं 1 बाय 1 उनका जवाब दे देता हूँ और थोड़ा क्योंकि ज़ाहिर वो प्रैक्टिशनर वकील नहीं है, तो एक तो वो 6 मिलियन नहीं है
सुप्रीम कोर्ट में कुछ 60,000 के करीब केस था जी जो कि अभी भी 58,000 के करीब है। पिछली 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी उसमें कोई खास कमी नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि वो लोअर कोर्ट्स में होनी थी, लोअर कोर्ट्स में इनकी तवज्जो नहीं है। जुडिशल इंडिपेंडेंस का ये जो बात कर रहे हैं, चाहे वो साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चौधरी ने सुवो मोटो को सोटो मोटो करके इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये गलती को गलतान से दुरुस्त करना चाह रहे हैं। अच्छा, यानी 1843 का नाजायज इस्तेमाल हो रहा था, वो खत्म कर दिया सर। 1843 यानी सुवो मोटो जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल हो रहा था, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आप 7 या जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका पैनल बना दें कि जी 7 जजेस में से मेजोरिटी पास करेगी तो या यूनानिमस करेंगे तो सुवो मोटो होगा। तो मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट खत्म करने की क्या जरूरत थी? अब आपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो है ना जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनते हैं। ठीक। अब ये एक और भी दलील जो है, ये फ्लॉड दलील है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में आम केस जो हैं वो अंडरमाइन होते हैं, ये गलत बात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मेन काम आइन की और कानून की तशरीह करना है, उनका काम ही नहीं है, वो कोर्ट्स ऑफ फैक्ट है ही नहीं है, वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं। और जो ब्रिटिश सिस्टम है, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जिससे ये हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ, हमारी ये डेमोक्रेसी भी उधर की है, उसमें आइन की तशरीह जो है वो मेन फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और सुपीरियर कोर्ट्स का। अगर आप उनसे ये आइनी जो ले लें अपना पावर्स, तो वो तो फिर आम एक आप एपेलेट कोर्ट ही बन गई ना जी, सेशन की कोर्ट होगी ना, ग्लोरिफाइड सेशन कोर्ट। फिर आपका जो 26वीं आइनी तरमीम है जिसमें आपने आईनी बेंच बनाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी जो है वो साथ में इंट्रोड्यूस कराया। फैसल साहब एक सेकंड रुकिएगा। जो जेसी के जरिए जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, तो उस जेसी में तो अक्सरियत जो वो हुकूमत की या हुकूमती नुमाइंदगान की होगी, क्योंकि अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो तो 4-5 के करीब लोग। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में अपॉइंटमेंट जो आईनी बेंच वो जुडिशल कमीशन करेगा। आपने जजेस का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? यानी तमाम जज जो एक ही असूलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगते हैं, पंजाब से केपी में जज जाएगा तो वहां पे शोर मचेगा, केपी से पंजाब में आएगा, सिंध में जाएगा, बलूचिस्तान में जाएगा। हमारे जरा मारूजी हालात डिफरेंट है, इसीलिए 1973 से लेके 2025 तक जजेस की ट्रांसफर एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं हुई है। जहां तक रजिस्ट्री ब्रांचेस का ताल्लुक है, सर रजिस्ट्री ब्रांच में तो रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस भेजते रहते हैं। उसका जो आपने अगर ट्रांसफर, अगर इतना ही ये कोई जबरदस्त अपील थी तो 90% पाकिस्तान में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मेरा सवाल ना फैसल साहब वही है, तकनीकी सवाल है मेरा, वो मैं आपकी खिदमत में और इफ्तिखार साहब की अपना। और जुडिशल कमीशन में सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो इंतजामिया ज्यादा मुदाखलत है, वो तो मेजोरिटी उनकी है। यानी आपने बार के भी नुमाइंदे डाल दिए, आपने लॉ मिनिस्टर, आपने अटॉर्नी जनरल। अच्छा, मैं जरा ये जो जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, इस मुद्दे पे इख्तियार साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं, फिर मैंने अभी कौमी असेंबली और दीगर बात भी उनके सामने रखने। छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब फैसल चौधरी साहब और इख्तियार वली साहब शरीक गुफ्तगू, और अभी हमें ज्वाइन किया सिक्योरिटी एनालिस्ट जनाब कमर चीमा साहब ने भी। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, नई दिल्ली में लाल किला के सामने, रेड फोर्ट के सामने जो मेट्रो स्टेशन है उसके करीब एक कार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है 9 से 10 अफराद मारे गए हैं और वहाँ पर हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। इंडियन इदारे आज सुबह ही रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ व्हीकल्स में सैकड़ों किलोग्राम उन्होंने बारूदी मवाद भी पकड़ा। पाकिस्तान से ताने बाने जोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे। और चंद रोज़ पहले आपको याद होगा मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, कहा गया कि वहाँ मुबैना दहशतगर्द पाए जा रहे हैं। और ये याद रहे सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा खैर, हम चूँकि 27वीं यानी तरमीम का जिक्र कर रहे थे, फैसल चौधरी साहब ने कुछ एतराज़ात उठाए, और तो मैं इख्तियार वली साहब आपसे मुखातिब हूँ। ये जो बात उन्होंने की ना जी जुडिशल कमीशन, वहाँ पर तो अक्सरियत इंतज़ामिया और सरकार की है, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा फैक्ट हो जाएगा कि आपकी मनपसंद का जज ही लगेगा। अपोजिशन के पास तो 4-5 वोट वहां होंगे। फैसल चौधरी साहब मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मुझे इनसे बड़ा प्यार है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने ये भी बात की ना कि फलाने को किसने लगाया था, फलाने को किसने लगाया था। ये जो जज होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये भी इस मुल्क के लोग होते हैं। जुडिशल कमीशन में जो लोग हैं वो भी इसी मुल्क के लोग हैं। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी इसी मुल्क के लोग हैं। हमारी हुब्बुल वतनी पे कोई सवाल उठाए वो खुद
उसकी अपनी हुबुल-वतनी जो है वो फिर पता नहीं वो कहाँ खड़ी होगी। हम एटमी धमाके करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने वाले लोग हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो मेरे ख्याल में अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। जुडिशियल कमीशन को जुडिशियल कमीशन ही रहने दें और अदलिया को अदलिया रहने दें, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रहने दें और ठीक। जो कौमी असम्बली है उसको कौमी असम्बली रहने दें। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून बनाना, उसमें तरमीम करना ये कुली तौर पर ये कोर बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की। वो ये काम नहीं करेगी तो जो बाकी काम जितने भी हैं वो सारे वगैरह ही हैं। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट का काम है, आला अदलिया का काम है उसकी तशरीह करना। तशरीह से ज्यादा उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करना शुरू इख्तियार कर साहब, दे अब कि आप ये काम इत्तला कर ये है सकते कि हो। कौमी असम्बली में फौरी जारी है तरमीम, शायद आज ही। जी सर, अब ये तरमीम जो है फौरी कौमी असम्बली में जारी है, शायद आज ही। मैं आपकी आवाज ब्रेक हो नहीं, मैं जाती है, जानना चाह रहा हूं रिपीट कि कीजिए। सेनेट से तरमीम की मंजूरी हो चुकी, अगला मरहला कौमी असम्बली का, इत्तलात हैं कि आज ही कौमी असम्बली में से भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। चला जाएगा, आज चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा, परसों ठीक। चला जाएगा। कौमी असम्बली उधर ही है, इजलास जो है वो तो कॉल ऑन हो चुका है। ये फरमाए वो कि कभी इसमें भी क्या किसी भी वक्त क्या अंदर जाके उस पर डिबेट हो सकती है और ये फरमाए कि क्या मंजूर भी हो इसमें जाएगी। क्या इसमें जनाब नवाज शरीफ साहब भी वोट डालने तशरीफ लाएंगे? नवाज शरीफ साहब की सेहत ने इजाजत दी तो वो जरूर आएंगे, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी बिल्कुल आएंगे। उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको अभी गुज़श्ता दिनों भी वो इलाज के लिए बाहर गए ठीक। थे और है उनको प्रॉब्लम है, ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम है, एयर ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम अच्छा, है। ठीक। लेकिन लेट्स सी। अच्छा चलिए, ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं 27वीं तो नवाज होगी, शरीफ साहब की वाडा साहब कह रहे हैं 28वीं तरमीम भी आने जा रही है। अब वो क्या प्लान है सर? और यार वापडा साहब की बातें मैं उस पर ले। कोई मुझे तबसरा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप संजीदा नहीं वो लेते, जाने उनकी और बातें तो उनकी दुरुस्त बातें साबित जाने। होती हैं। चले अगर दुरुस्त भी साबित होती है तो मैं उससे खुद को लाताल्लुक ही रखता हूँ। वो यार मुझे ये बताइए, कोई बात है 27वीं चल रही है, कहते हैं 28वीं आ रही है, तो जो अगर 28वीं ला रहे हो तो वही तरमीम इसी में ले आते। तो मेरे सर ख्याल में ये वैसे ही खबरों में इन रहने के लिए उनका अपना कोई स्टंट हो सकता है। बीइंग मैं स्पोक्स पर्सन एंड ठीक ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे मैं इस बात से अच्छा मैं चलिए ला ताल्लुक करता हूँ। और ये वाडा साहब की अपनी ही जो है वो, उनको किसी ने थोड़ी कहा था कि आप मिठाई लेके आ जाए, वो खुद ही मिठाई लेके आ गए। नहीं, खबरों में इन रहना उनका बड़ा शौक है। अच्छा, करते रहते हैं इस तरह बातें। अच्छा कमर चीमा साहब, आपको मैं खुशामदीद कह रहा हूँ। आप दिल्ली की सूरत हाल आप देख रहे हैं। मैं आपको बात फैसल चौधरी साहब का मैं कमेंट ले लूँ। चौधरी साहब देखें ना, इख्तियार वली साहब वाडा साहब को इजी ले रहे हैं और वो 28वीं तरमीम का बेगल भी बजा रहे हैं। आपके ख्याल में कोई गुंजाइश रहेगी अब नई तरमीम की, जो 28वीं की बात की जा रही है? पता नहीं, इख्तियार भाई को जिस दिन फैसल वाडा ने इजी ले लिया तो मसला उस दिन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इख्तियार साहब आप सुन रहे होंगे यकीनन। ये फैसल फरीद चौधरी जो है ना, ये वाडा 2 है। लो यानी जो मर्जी कह दो, उसको पता था। जब स्पेशल वाडे को पता था 27वीं आ रही है, जब आपके फरिश्तों को भी नहीं पता था, ये बात तो वो ले आया। 28वीं भी आ रही होगी, उसको ज्यादा पता होता है। आई टेंड टू एग्री एंड बिलीव फैसल वाडा मोर देन दिस गवर्नमेंट। क्या वजह है सर उसकी? सर मैं आपको बात बताऊं जरा जामी साहब। जी सर वो उनकी पार्टी तगड़ी है। अच्छा अच्छा, जी इख्तियार साहब। जामी साहब, अगर उनके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अच्छा जी, तो उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि अब हमारे आईन में कोई कमी नहीं रही। अब हमारा आईन जो है वो मुकम्मल भी हो गया और आवाम के लिए मुकम्मल तबाह हो चुका है, लिहाजा अब इसको तो मजीद तबाह नहीं किया जा सकता। मजे नहीं, खैर ये तो आप, इससे बेहतर है आप मुल्ला नसीरुद्दीन के कोई लतीफ़ा ही सुना दे, हम जोर जोर से कहा लगा देंगे। ना करे इस तरह की बात है, मेरे ख्याल में ऐसी जो आप कर रहे हो वो लतीफे से कम है। तो बहरहाल जो 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 है ना, इस वक्त सबसे बुनियादी जो कोर इस वक्त जरूरत थी वो यही थी कि आईनी अदालत बन जाए, ताकि जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाए। ठीक है, पीछे जुडिशरी में जो अब मैं जरा आप दोनों की तवज्जो जरा मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा हम जरा दिल्ली पे जाना चाह रहे हैं।
तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो साथ कमर चीमा साहब से हम नुक्ता समझ लें। चीमा साहब, ये जो मैं मेरे साथ रहें ज़रा, मैं दिल्ली की सूरत हाल भी डिस्कशन में ले आऊँ, क्योंकि ऑन गोइंग इवेंट है और इंडियन मीडिया में बड़ी हाइप इसकी बनी हुई है, और मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है। चीमा साहब, ये दिल्ली में जो वाकया पेश आया, जारी बात है हम तो कहेंगे ऐसी कोई भी वारदात जो है अफसोसनाक है, इसको इंडियन मीडिया जो रंग दे रहा है, उसे देख के आपको क्या समझ आ रही है? व्हाट दे आर अप टू? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार का जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी साहब की और उनकी पार्टी की पोजीशन बड़ी कमजोर है, और अभी और भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो लग ये रहा है, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस वक्त अपनी फौज को कहा हुआ है कि जी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त एक्सरसाइज क्रूशल भी चल रही हैं जी। तो हम तो पहले ही समझ रहे हैं कि ये बहुत सारी जो एडवेंचरिज्म करने का ख्याल रखते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ना तो ये आप पता है जब पहलगाम का वाकया हुआ था उस वक्त भी कोई एविडेंस नहीं थी, तो इनके पास एविडेंस तो नहीं होती, लेकिन इन्होंने कुछ भी जो फॉल्स फ्लैग इस तरह के करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल जो होता है अपनी फौज को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना होता है। और आपने देखा कि इस वक्त इंडिया के आर्मी चीफ जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उपेंद्र द्विवेदी साहब, और वो जगह जगह जहां जाते हैं वो मजहबी रसूमात में जाके अटेंड करते हैं, और उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो बीजेपी की के ही रुकन बन चुके हैं। तो वो जो इंडियन आर्मी चीफ है वो कुछ भी करने को तैयार हैं अगर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन जो है वो नेक्स्ट दे दी जाए, क्योंकि जो मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल साहब, वो चौहान साहब, ये इनको ऑलरेडी 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। तो ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। असल चीज ये है कि जो डोवल साहब और अमित शाह साहब को जो एक सुबकी हुई, जो उनका बेसिकली एडवेंचरिज्म था लास्ट टाइम कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, वो एडवेंचर बैकफायर कर गया। इंटरनेशनली आपको पता है दुनिया के सामने इंडिया की बड़ी बनी हुई थी कि 85-6 बिलियन डॉलर का दिफा का बजट है, पता नहीं कितना को अंडर स्ट्रॉन्ग फौज है। तो वो सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं अवाम के सामने भी, इंटरनेशनली भी रेपुटेशन खराब हुई है। उस रेपुटेशन को रिकवर करने के लिए जामी साहब कुछ भी चीजें ये कर सकते हैं। और ये देखिए दिल्ली के अंदर लाल किला, ये इस तरह के वाकयात, मतलब इसको हमें डॉट कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें समझ आ रही हैं कि वो कोई इस तरह की हाई प्रोफाइल जगह ढूंढना चाह रहे थे। तो मुझे अफसोस है कि हमेशा इंडियन अवाम जो है वो लुकमा अजल बनती है नरेंद्र मोदी साहब की इस तरह की सियासत का। लोगों को देनी पड़ेगी ताकि नरेंद्र मोदी साहब सियासत में रहें। और मैं समझता हूँ कि पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। हमारा तो रिस्पांस बड़ा सीधा होता है, स्विफ्ट रिस्पांस होगा, पहले भी दिया था। एग्रेशन हम करते नहीं हैं, और अगर कोई एग्रेशन करे तो उसका जवाब हम पूरी ताकत से देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंडियन फौज, बीजेपी, इसका जो एक जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है की वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। और फिर ऊपर से इलेक्शंस का जिक्र आपने खुद अपने इंट्रो में किया था। तो लगता ये है कि ये फॉल्स फ्लैग इस तरह के होंगे। अगर ये अभी इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, ये जो लाल किले वाली है, मजीद भी आपके सामने इस तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस दफा एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले होता था इंटरनेशनल कम्युनिटी इन प्रोपेगेंडाज में आ जाती थी, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोपेगेंडा। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपके वक्त का, साहब आपके वक्त बहुत शुक्रिया। फैसल साहब अगर मौजूद होंगे तो मैं ब्रेक के बाद ज़रा जो अपोजिशन का ऐलान है इस पर तहरीक चलाने का, उसके ऊपर उनसे कमेंट लूँगा और कोशिश होगी कायरा साहब भी ज्वाइन करें हम एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सियासतदान जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। 27वीं तरमीम के ऊपर उनसे हमारी बात पहले भी हुई, आज भी होगी, क्योंकि सेनेट ने पास कर दी। अब कौमी असम्बली में मामला जाएगा। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया। इस बीच में अपोजिशन का एतराज़ और फिर अपोजिशन की जानब से तहरीक चलाने का ऐलान, और जो 2 सेनेटर जिनका मैंने जिक्र किया इब्तदाई में जिन्होंने वोट दिया हुकूमत को, वो ज़ेर बहस रहा। कायरा साहब, आज मैं डार साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मिसाके जमहूरियत का अधूरा एजेंडा आज मुकम्मल हुआ है। मिसाके जमहूरियत में जो पीपल्स पार्टी का किरदार है सबके सामने है। ये जो तरमीम हुई 27वीं तरमीम में अवामुन नास के लिए ये बयान कीजिए, कैसे ये मिसाके जमहूरियत का एजेंडा है जो मुकम्मल हुआ है? पहली बात तो ये है जी कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन जो कि गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए हो जी, बेटर डिलीवरी ऑफ दिस के लिए हो, तो वो अवाम की फलाह का इशू होता है। लेजिस्लेशन कोई भी खवास के लिए नहीं होती। सही।
दूसरा, ये जो आम कहा जाता है ना, इसमें अवाम का क्या फायदा है। दूसरी गुजारिश ये है कि डार साहब ने जो कहा, इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, बीबी शहीद का COD का हिस्सा था, यहाँ नवाज शरीफ साहब ने भी उससे एग्री किया हुआ था और हमारा भी ये 18वीं तरमीम से लेके हम कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं, ऐसा ही था। ये जो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये हमारे COD का एजेंडा नहीं था, ठीक, लेकिन हमने इसको सपोर्ट किया है, बिल्कुल ठीक। और जो जजेस की ट्रांसफर के बारे में है, उसके बारे में वो भी COD का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन जुडिशरी के बारे में था। कुछ इश्यूज हैं। अब COD का अनफिनिश्ड एजेंडा कुछ है, अच्छा, जिसमें रिकंसिलिएशन कमीशन भी है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और जिसमें नैब के अंदर तरमीम है या नैब के कानून की जो मिस यूज है उसका तरीकाकार रोकने का, और इस तरह ही कोई शायद एक आध और चीज है। लेकिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील की तरफ एक सफर जरूर है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है। कारी साहब दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से ये जजेस की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र के मामला तय होंगे, उसमें जुडिशल कमीशन को जो इख्तियारात दिए गए हैं, उसमें तो जो उसका नंबर गेम है, उसकी जो तश्कील है, उसको देखते हुए हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर नंबर उनके ज़्यादा हैं। अपोजिशन के 2-4 लोग उसमें बैठे होंगे, तो उससे अभी फैसल फरीद चौधरी भी मुखातिब थे हमारे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे उससे ये बंदोबस्त किया जाएगा, मर्जी की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को यकीनी बनाया जाएगा, जुडिशरी जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी, उसकी आज़ादी। देखिए, ये तो एक तो है अपोजिशन या हुकूमत के हर फैसले को अपोज करने का फैसला, उसका तो कोई इलाज नहीं है, ठीक। ये जरा पूछिए कि जनाब जो पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार था, क्या वो अच्छा था? जो इफ्तिखार चौधरी साहब में था वो बहुत अच्छा था कि जज साहबान खुद ही बैठ के जुडिशल कमीशन पे जो फैसले करते थे, उससे कौन सी आला नस्ल की जुडिशरी पैदा हुई है? ठीक है, कौन से आला जजेस जो है वो एलिवेट हुए हैं? नहीं, वो तो साहब ने भुगते ना फिर। अच्छा, अभी भी भुगत रहे हैं। अच्छा, तो अब जो एतराज कर रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई उसमें हाई कोर्टों के जज साहबान भी होंगे, जिस हाई कोर्ट का जज एलिवेट होगा उसके चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, सीनियर 4 जजेस भी होंगे बैठे हुए, जिसमें लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जरूर होता है, अटॉर्नी जनरल, लेकिन अटॉर्नी जनरल अक्सर लोग आजाद बनश होते हैं, लेकिन चले उसको गवर्नमेंट का हिस्सा बना लीजिए। जो पॉलिटिकल अपॉइंटेड उसमें बैठेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर बैठेंगे, उसमें से तो आधे अपोजिशन के आधे हुकूमत के हैं, और अपोजिशन के मेंबर कोई हुकूमत के साथ चलेंगे। अब सियासतदान अगर वैसे ही कोई ऐसी मखलूक है जिसको हाथ लगाना गुनाह है, तो फिर ये सियासत खत्म कर देनी चाहिए। सो अपोजिशन की उसमें नुमाइंदगी, तो उसमें वकला की नुमाइंदगी है, ठीक, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, उसमें पंजाब बार काउंसिल की है, जो भी मुतलका बार काउंसिल होगी। तो ये जो तासर है, आप जरा एक काम कीजिए, वो जो जुडिशल कमीशन है उसकी कंपटीशन जरा सामने रखिए और आपको पता चलेगा कि उसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है, मेजॉरिटी जजेस की है। जो जजेस की ट्रांसफर का केस है इस वक्त तो वो सदर पाकिस्तान के पास है। हमने उसमें ये कैविएट डाला है कि ये जुडिशल कमीशन करे, सदर साहब उसको नोटिफाई करेंगे, लेकिन जिस जज साहब को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन कोर्ट अदर कोर्ट, दोनों के चीफ जस्टिस उसमें बैठेंगे, और उस जज साहब को अपील हो के अगर वो नहीं जाना चाहते तो अपनी मजबूरी है, जो भी वो बयान करना चाहें, उनको अपने केस को डिफेंड करने का हक दिया गया है। ठीक, इसमें हुकूमत की इमा और मर्जी कहां से आ गई? ठीक, कायरा साहब, 2 चीजें और आपसे डिस्कस मैंने करनी है। एक तो देखें ना, जब 18वीं तरमीम आ रही थी, हम तालिब इल्म थे, नई नई सहाफत शुरू की, याद पड़ता है कि इजलास पे इजलास उसको ओपन किया गया, कई इदारों की इनपुट ली गई, 10-11 माह लगे, इससे भी शायद ज़्यादा, और एक डिबेट हुई, और वो इंटेलिजेंसिया में, इंटेलेक्चुअल्स में, दानश्वरों के यहाँ भी डिबेट गई, और फिर वो तरमीम हुई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 26वीं हो 27वीं हो, आनन फानन ये मामला हो रहे हैं। तरमीम का मामला बड़ा संजीदा हुआ करता था, ड्यू डिलिवरेंस जो 18वीं को मिली वो 26वीं और 27वीं को क्यों ना मिल सकी? सर, हमारे यहाँ जी लेजिस्लेशन का अनफॉर्चुनेटली एक माहौल जो है ना वो बड़ा तल्ख सा बन गया है। असेंबलियों के अंदर भी किताबें फाड़ी जा रही होती हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने तक चले जाते हैं,
और असेंबलियों के अंदर डिबेट की क्वालिटी जो है वो मजरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, 19वीं तरमीम में कौन सी बहस हुई थी लंबी चौड़ी? ठीक। 18वीं के बाद जो इफ्तिखार चौधरी ने पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के कराई थी, इसी तरह बाकी तरमीम के अंदर भी हुआ। ये ओवरऑल एक ट्रेंड बनता गया है। आइन के अंदर शॉर्टकट मौजूद है कि अगर आपको कोई क्विक लेजिस्लेशन चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए या रूल सस्पेंड करके और आप क्विक लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेकिन वो किसी एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए था, अब वो प्रैक्टिस बनती जा रही है, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन मैं गुजारिश करूं, 26वीं तरमीम हो तो गवर्नमेंट ने को 46 पॉइंट्स दिए थे और उसको किस जमात ने अपोज करके 22 पॉइंट्स पर लाई थी और कितने दिन डिबेट किया था उसको मुख्तलिफ जमातों के साथ, MKM के साथ भी डिबेट कराया, मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है, एक फॉर्मल फोरम पे डिबेट उस तरह नहीं हुई, वहां पे भी हुई, लेकिन इनफॉर्मली मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी दिनों के हिसाब से डिबेट होती रही। और चूंकि PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब इनडायरेक्टली PTI के साथ भी एंगेज रहे। तो 26वीं तरमीम तो वो तरमीम है जिसको अपोजिशन ने वोट तो नहीं किया, लेकिन उसके एक एक पॉइंट को अप्रूव किया। और आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी शराइत तो मानी गई है लेकिन हम वोट नहीं कर सकते। तो ये कहना, आप भी एक मिनट जरा रुकिए, ये कहना कि 26वीं तरमीम में डिबेट नहीं हुई मुनासिब नहीं है। 27वें में भी ये पीपल्स पार्टी है, किसी और जमात के अंदर डिबेट हुई है। पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 दिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की घंटों के हिसाब से मीटिंग की है। हर मेंबर ऑफ द CC को खुल के सुना है और हर मेंबर पे सवाल करके उनसे पूछा है कि उनकी राय मुकम्मल तौर पर खुल के सामने आए। और उसके बाद उन्होंने कई चीजें ड्रॉप कर दी हैं जो अप्रूव होके आया था। ड्राफ्ट हमारे पास, हमने अप्रूव नहीं किया। खैरा साहब, मसलन क्या ड्रॉप किया गया? मसलन इसमें आप जरा पहला ड्राफ्ट देखिए। मसलन इसमें ड्राफ्ट हुआ है NFC, मसलन इसमें ड्राफ्ट हुआ है पॉपुलेशन और एजुकेशन के बारे में जो उनके सेंट्रलाइज करने की फिलॉसफी थी। इसमें से इसी तरह 2-3 चीजें और हैं जो ड्रॉप कर दी गई हैं। ठीक। अच्छा खैरा साहब, एक और अहम नुकता, ये जो 248 के तहत इस्तिस्ना सदर, गवर्नर और आईनी ओहदों के ऊपर आया है, ये क्या एक शख्सी रियायत है या इससे कोई इदारा जाती इस्तेहकाम या तहफ़्फ़ुज़ मकसूद है? इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है, आपने इसे कैसे देखा है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो ड्राफ्ट में क्या डाला गया है, क्या उनको टर्म की सहूलत दी गई है। टर्म में तो है, दुनिया भर के कवानीन के अंदर सदर या गवर्नर जो होते हैं तो वो जिस टर्म में ऑफिस में होते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। और अगर हो भी तो वो चीज, अगर कोई केस बने भी तो वो उसकी प्रोसीडिंग सीज हो जाती है टिल देयर टर्म ऑफ देयर ऑफिस। आपको साथ तब्दीली की गई है, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक। खैरा साहब, आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा मानी खेज तबसरा किया है, क्योंकि आप भी अदब दोस्त हैं और मानी खेज बड़ा सराहते हैं। उन्होंने लिखा है कि दायरों में सफ़र करने से दायरे ही बनते हैं, सफ़र नहीं कटते। बात तो दुरुस्त है जी। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर हम चीजों को वक्ती मसलहत के तहत करें तो फिर, अगर पर्सन स्पेसिफिक करें तो फिर, या इस तरह का वो लेजिस्लेशन हो, वो कोई और डिसीजन हो, वो किसी ट्रेडिशन को तब्दील करने के लिए कुछ कोशिशें हों, यकीनन वो फ्रूटफुल नहीं होती। हम वक्ती तौर पर समझ रहे होते हैं कि सफर कट रहा है। वो क्या शायर ने कहा था ना, उन्हें गुमा कि रास्ता कट रहा है, कि मुझको कि मंजिल खो रहे हो। क्या बात। गुमा उनको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, मानी खेज अंदाज में इस डिबेट को यहाँ समेटा है। हमारी नज़र अलबत्ता दिल्ली की सूरत हाल पर है, जहाँ पे इत्तला है कि कोलकाता में भी अलर्ट है और दिल्ली में हंगामी हालत का निफाज किया जा रहा है। 9 अफराद वहाँ मारे गए हैं, कार बम धमाका हुआ है, 1 से ज़ायद गाड़ियाँ इसकी जद में आई हैं। इंडियन मीडिया अभी से इसको ख़ास जाविया देने की कोशिश कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।